हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माथुर्स क्लासेस। मैं रिधिमा माथुर लाई हूँ आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सारी ट्रेड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर ट्रेड के एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये निमी के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ सकते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Fill in the blank with proper interrogative adjective dash are you going। ये एक interrogative adjective दिया हुआ है, अपन को फाइंड करना है dash are you going। तो are you going का मतलब होता है आप जा रहे हैं। तो अगर हम ये interrogative यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में इसको पूछते हैं तो क्या होगा, where are you going। ऑप्शन बी क्या होगा, where are you going। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें पता करना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा है। सोशल नेटवर्किंग साइट हम सब आज के टाइम में यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। तो इन सब चीज़ों में से, इन सारे ऑप्शंस में से देखा जाए तो सोशल नेटवर्किंग साइट हमारी कौन सी है, फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। वेज मतलब जो लेबर्स को मिलता है, पर डे वेजेस यानी कि पर डे उनका जो पैसा मिलता है उन्हें काम करने का, उसको वेजेस कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गारी, जो काम आप करते हैं उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो हमें बताना है कि कौन से मार्केट में रियल वेज और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है। 4 ऑप्शंस है, कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट। अब वेज और एम्प्लॉयमेंट हमें डिटरमाइन करना है तो वो ऑब्वियस है कि हमें लेबर मार्केट से ही डिटरमाइन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, लेबर मार्केट। क्वेश्चन 4, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। अब जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज कितने % पे हमें यूज़ आती है। फेस टू फेस कम्युनिकेट करते टाइम आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे काफ़ी बार फ़र्क पड़ता है कि आप जो कह रहे हो और आप जो दिख रहे हो उसमें सिमिलैरिटी है या नहीं है। तो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बातों से, जेस्चर से शो होता है कि आप जो बात कर रहे हो वो आप मीन करते हो या नहीं करते हो। तो इसका आंसर होगा 55%, यानी कि आधे से भी ज़्यादा % आपका बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है जब आप फेस टू फेस किसी से बात करते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 55%। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवियर इज कॉल्ड। अब स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग मतलब कि सही और गलत की पहचान इंसानों में, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है। एथिक्स। एथिक्स वो होते हैं जो हमें बचपन से सिखाए गए होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, या ये हमें करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी हमें किसी भी काम करने के लिए प्रेरित करना, उससे सही गलत का पता नहीं चलता है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद की जानकारी। खुद की जानकारी से हमें ये नहीं पता चलता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। एथिक्स ये है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये सही है, ये गलत है, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। गोल वो होता है कि जो हमारा टारगेट है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे लक्ष्य है ज़िंदगी का। तो स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवियर इज कॉल्ड एथिक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, choose the correct punctuation mark after the word रोहन in the given sentence। हमें एक पंचुएशन मार्क यानी एक साइन बताना है रोहन वर्ड के आगे जो लगेगा इस सेंटेंस में। तो हमारा सेंटेंस क्या है, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। सेंटेंस का मतलब ये होता है कि रोहन, डेविड और राम 3 लोग हैं जो कि हाइड एंड सीक यानी छुपम छुपाई का गेम खेल रहे हैं। तो अब ये 3 जने हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम कभी भी 3 जनों का नाम या 3 वर्ड साथ में यूज़ करते हैं तो हम बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो रोहन और डेविड के बीच में कॉमा लगेगा और डेविड और राम के बीच में पहले से ही एंड लगा हुआ है। तो यहाँ इस सेंटेंस में कौन सा पंचुएशन मार्क लगेगा रोहन नाम के बाद, वो है कॉमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 7, विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो
पीपल को मोटिवेट करता है। ऑप्शन ए लैक ऑफ फोकस। फोकस यानी हमारा जो ध्यान है उससे ध्यान हट जाना। ध्यान हट जाएगा तो हम मोटिवेट कैसे होंगे। सेकंड ऑप्शन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी हमें कॉन्फिडेंस की कमी जब होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होना। अब कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो हम मोटिवेट कैसे होंगे। मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरित होना। ऑप्शन सी लैक ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब यहाँ पे है दिशा मिलना। किसी काम की दिशा अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम उस काम को करने के लिए प्रेरित कैसे होंगे, मोटिवेट कैसे होंगे। ऑप्शन नंबर डी लैक ऑफ नर्वसनेस। नर्वसनेस मतलब जो हम किसी भी काम करने से पहले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसका लैक होना। लैक ऑफ नर्वसनेस मतलब नर्वस ना होना। तो नर्वस नहीं होंगे तो जाहिर है हम लोग कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, कॉन्फिडेंस से काम करेंगे और मोटिवेट हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैक ऑफ नर्वसनेस। क्वेश्चन नंबर 8 द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज। SIDO का फुल फॉर्म हमें यहाँ पूछा गया है जो कि होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए SIDO का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक बेनिफिट नहीं है ओरल कम्युनिकेशन का। ओरल कम्युनिकेशन यानी कि जो हम मुंह से बोल कर बात कर जो अपनी बात एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, यानी मैं अगर कुछ बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो तो इसे कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जो कि हम अपने वर्ड्स को यूज़ करके अपने मुंह से बात करके किसी को अपनी बात समझाते हैं तो उसे कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ओरल कम्युनिकेशन का बेनिफिट नहीं देता, यानी कि वो हमारे ओरल कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं आता। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए है इट इज़ क्विक। ओरल कम्युनिकेशन क्विक यानी कि फास्ट है, जल्दी है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये बहुत ही फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। बहुत जल्द ही ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी बात सामने वाले को समझा पाते हैं। लिखते हैं रिटन कम्युनिकेशन में तो टाइम लगता है, आप पहले सोचते हैं फिर उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं और फिर आगे वाला आपकी बात पढ़ता है और समझता है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि ओरल कम्युनिकेशन वहीं पे बहुत ही फास्ट है, बहुत ही जल्दी है। तो ये तो इसका बेनिफिट हो गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। अब ओरल कम्युनिकेशन में मैंने अगर किसी से बात करी है तो उसमें रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं अगर आपसे कहीं पे बात कर रही हूँ तो आपने कुछ रिकॉर्ड थोड़ी किया है, आपके पास प्रूफ थोड़ी है कि आपके बीच में क्या बात हुई। तो ये तो इसका बेनिफिट नहीं होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इट इज़ डायरेक्ट। बिल्कुल, ओरल कम्युनिकेशन यानी बातचीत डायरेक्टली हो रही है। मैं बोलती हूँ, किसी इंसान से कुछ बात कर रही हूँ तो वो मेरी बात डायरेक्टली सुन रहा है, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। जबकि रिटन कम्युनिकेशन अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो उसमें व्हाट्सएप यूज़ आ रहा है और वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। जबकि ओरल कम्युनिकेशन जब आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो तो वो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन डी है फीडबैक इज़ इमीडिएट। फीडबैक मतलब मैंने अगर अपनी बात आपको समझाई है तो उस पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं, उसे कहते हैं फीडबैक। इमीडिएट का मतलब हाथों हाथ। फीडबैक इमीडिएट होता है, बिल्कुल होता है। हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, मैं अपनी बात समझा रही हूँ तो वो भी अपना पक्ष वापस रखता है और हाथों हाथ रखता है। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। तो कौन सा बेनिफिट नहीं हुआ, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमारी क्या बात हुई है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए, पूरे एंड तक देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। सारी ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। CPU कंसिस्ट ऑफ।
अब CPU है, जो कि आप अगर कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको पता होगा कि CPU क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड ALU। CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच वन इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर हम सब चलाते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कि कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, जिस एक चीज़ की वजह से, जिस एक पार्ट की वजह से कंप्यूटर पूरा वर्क करता है। ऐसा कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो कि उसका ब्रेन यानी कि दिमाग कहलाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कंप्यूटर वर्क करता है, ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट ऑप्शन ए क्या है, कीबोर्ड। अब अगर किसी कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं लगा हुआ, कीबोर्ड अटैच नहीं किया हुआ, तो क्या कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर तो काम करता ही है। बस अगर कीबोर्ड नहीं है तो आप फिज़िकल कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर में ऑप्शन होता है कि आप स्क्रीन पे एक कीबोर्ड ले सकते हैं अगर आपको टाइप करना है तो ये तो नहीं हो सकता। फिर है ऑप्शन बी CPU यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है, जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, तो डेफिनेटली ये इसका ब्रेन भी कहलाएगी, इसका दिमाग कहलाएगी। अगर CPU नहीं होता है तो आपका कंप्यूटर कैसे चलेगा? प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही तो कंप्यूटर वर्क कैसे करेगा? तो मेरे हिसाब से तो आंसर CPU होना चाहिए, लेकिन देखते हैं आगे के दो ऑप्शंस क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर। अब अगर मॉनिटर नहीं है आपके पास तो भी आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है तो आजकल काफ़ी सारी डिजिटलाइज टेलीविज़न्स आ गई हैं, जहाँ पे आप अपना CPU कनेक्ट करके अपनी टीवी में कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर कंप्यूटर का मॉनिटर नहीं है तो भी आप किसी भी टीवी में किसी भी स्क्रीन पे उसको अटैच करके, उसको कनेक्ट करके कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क अगर नहीं भी होता है तो भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग तो होती ही है। ऑफ कोर्स आपको स्टोरेज नहीं मिलेगा, आपको डेटा सेव करने का, स्टोर करने का स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर काम करना बंद तो नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि CPU, कंट्रोल यूनिट अगर नहीं होगी, प्रोसेसिंग नहीं होगी तो कंप्यूटर ब्रेन काम ही कैसे करेगा? जब ब्रेन ही नहीं है तो कंप्यूटर वर्क कैसे करेगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है नेटवर्क टाइप का। 4 तरह के नेटवर्क होते हैं, LAN, MAN, VAN एंड CAN। तो ये हमें पूछ रहा है कि शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि कम डिस्टेंस में हम कौन सा नेटवर्क का टाइप यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क टाइप है जो कि हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो वो हमें पता है कि ब्लूटूथ जितनी ही रेंज देता है, वाईफाई की रेंज बहुत कम होती है, लोकल एरिया तक ही सीमित होती है, जो कि हम नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे यही तो पूछा है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा नेटवर्क टाइप हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि नॉर्मली हम अपने घर के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मली एक ऑफिस में जो यूज़ आता है उसे कहते हैं LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। इन एन ईमेल where will you add the recipient email address whom you want to send the copy of an mail। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस यानी हम जिसे ईमेल या मेल भेजना चाह रहे हैं उसकी ईमेल आईडी हम कहाँ पे लिखते हैं। तो आपने सबने ईमेल भेज रखे हैं, आप सबको पता है कि मेल का एड्रेस यानी कि रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा जाता है। तो जाइए अपने फ़ोन में मेल खोलिए और वहाँ पे देखिए आप खुद प्रैक्टिकली कि हम जब किसी का मेल एड्रेस जिसे हमें उसकी कॉपी भेजनी है,
फर्स्ट मेल की बात नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट मेल हमेशा टू नाम के आगे लिखा जाता है उसका एड्रेस, लेकिन अगर हमें टू के साथ साथ किसी को सेम मेल की कॉपी भेजनी हो तो हम किस नाम के आगे, किस वर्ड के आगे, किस ईमेल के आगे अपना ईमेल एड्रेस लिखें, जिससे कि हमारी जो कॉपी है, मेल की कॉपी है, वो एक साथ दो लोगों को चली जाए। तो सबसे पहले जब आपने अगर कोई मेल खोला है, अगर आपने कोई मेल भेजने की कोशिश की है, तो आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर टू लिखा हुआ आता है, जहाँ पे हम रिसीवर का यानी कि रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है सीसी, और अगर ड्रॉप डाउन आइकन यानी कि साइड में एक आइकन दिया हुआ होगा उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, यानी कि आपको जिसको भी आपका मेल भेजना है उसी की कॉपी अगर आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो आप सीसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सीसी ऑप्शन के सामने उनका मेल आईडी लिख सकते हैं। और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एंड देन सब्जेक्ट के आगे तो हम लिखते हैं कि हम ये मेल आपको क्यों भेज रहे हैं। तो अगर हमें किसी को कॉपी भेजनी है सेम मेल की तो हम किसके आगे ईमेल एड्रेस लिखेंगे? सीसी के आगे, यानी कि कार्बन कॉपी अगर हमें किसी मेल की देनी है तो हम सीसी के आगे अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। Question number 14. In Excel, the intersection of row and column is called. आप सबने एक्सेल तो यूज़ किया ही होगा। एक्सेल में आपने रोज़ और कॉलम्स भी देखी होंगी। अब वो अलग बात है किसी को रोज़ और कॉलम में कन्फ्यूजन हो तो हम उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। रोज़ कौन सी होती है और कॉलम कौन सी होती है। तो एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो हम अपना डेटा फीड करते हैं एक्सेल के अंदर। तो जो इंटरसेक्शन यानी कि जहाँ पे रोज़ और कॉलम का मिलन होता है, जहाँ पे रोज़ और कॉलम इंटरसेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेल। आपने एक्सेल में कभी काम किया हो तो आपको पता होगा कि जब आप एक्सेल में कुछ टाइप करते हो तो जो एक छोटा सा रेक्टेंगल होता है जिस पे हम टाइप करते हैं, उसे अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो एक सेल हो जाएगा और उसकी एजेस पे यानी कि उसके कॉर्नर्स पे रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्शन यानी मिलाव भी होता है। तो अगर हमसे कोई पूछा जाए कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स कहाँ पे होता है तो सेल में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। जब हम टाइप करते हैं एक्सेल के अंदर तो जो रेक्टेंगल हम सेलेक्ट करते हैं उस बॉक्स को सेल कहा जाता है, जो कि रोज़ और कॉलम्स को मिला के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ अ वेब ब्राउज़र? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई थिंक आप सबको आना ही चाहिए, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपनी क्वेरीज़, हम अपने क्वेश्चंस गूगल पे सर्च करते हैं। हमें अगर किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी चाहिए तो हम सर्च करते हैं। तो किस ब्राउज़र के थ्रू आप सर्च करते हैं? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक। क्या आप फेसबुक के थ्रू अपना कोई भी डेटा सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फेसबुक तो हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। हॉटमेल इज़ अनदर सोशल नेटवर्किंग साइट। ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे हम मेल्स भेज सकते हैं या मेल्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये एक ब्राउज़र रूप में नहीं है जहाँ पे हम अपना डेटा सर्च कर सकें, यहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी ढूंढ सकें। ऑप्शन सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये ब्राउज़र का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि हम इस पे बहुत बार वर्क कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, इसको यूज़ कर चुके हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता होगा एक ब्लू कलर का आइकन होता है, एक ब्लू अर्थ शेप का यानी कि राउंड यानी कि गोल शेप का आइकन होता है, ब्लू या ग्रीन कलर मिक्स करके जो बनाया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक वेब ब्राउज़र है जिसके थ्रू हम गूगल पे या किसी भी साइट पे अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जानकारी ढूंढ सकते हैं।
और ऑप्शन डी है आउटलुक एक्सप्रेस, ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और एक ब्राउज़र नहीं है। तो अगर हमें पूछा जाए कि इन चारों में से कोई एक ब्राउज़र बताइए तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है, हमारा वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयर पॉल्यूटेंट। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे हमारे पास 4 गैस के नाम हैं। इसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सी गैस है जो कि हमारी एयर यानी कि हमारे हवा को पॉल्यूट करती है, यानी कि हमारे हवा के अंदर गंदी ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस मिक्स होके हमारी हवा को प्रदूषित करती है, यानी कि ख़राब करती है, वो प्योर नहीं रहती। तो इसका आंसर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जानने में, काफ़ी बच्चे आंसर्स ध्यान होता है, पता होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में जवाब दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आपको कंफ्यूज कर दे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस में अपने जवाब ना दें। अगर आपको आंसर पता भी है तो भी फिर से चारों ऑप्शंस को बार बार पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें और फिर सोच समझ के जवाब दें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो कि हमारी एयर को, हमारी हवा को प्रदूषित करती है? ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, तो इससे तो प्रदूषण का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे। नाइट्रोजन गैस भी कभी भी किसी भी एयर को, हवा को पॉल्यूट नहीं करती है। आपने देखा होगा आजकल तो ट्रेंड चल रहा है आइसक्रीम्स बनाने का। नाइट्रोजन गैस को यूज़ करके आइसक्रीम्स बनाई जाती है लाइव, तो डेफिनेटली वो आपकी हवा को, आपकी वायु को प्रदूषित नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो हम इंसान छोड़ते हैं और हम इंसान एक्सहेल करते हैं, और जो कि प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पे ही तो ज़िंदा हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी या कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी एयर यानी कि हमारी हवा प्रदूषित होती है तो प्लांट्स जिएंगे कैसे? तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, यही एक ऑप्शन है जो कि हमें क्लियरली बताता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि हमारी हवा को, हमारे एयर को पॉल्यूट करती है, प्रदूषित करती है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज़ एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। काम करने के लिए अनसेफ कंडीशन कौन सी है? ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज़ जिससे हम काम करते टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या हमें आलस आ जाता है और हम काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए है गुड लाइट यानी कि रोशनी। अब जाहिर है कि रोशनी और अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो हमें काम करने का मन कहाँ होता है। ऑप्शन बी प्रॉपर टूल्स यानी कि औजार होते हैं तो काम तो हो ही जाता है, औजार दिए हुए हैं तो काम तो उल्टा अच्छे से होता है, तो अनसेफ तो नहीं होगा। ऑप्शन सी एडिक्वेट वेंटिलेशन की सुविधा यानी कि एयर पास होने की सुविधा, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का वेंटिलेशन प्रॉब्लम नहीं हो। एडिक्वेट यानी कि ज़रूरत जितना वेंटिलेशन अगर हमें दिया जाए काम करने के लिए तो वो अनसेफ कंडीशन तो नहीं होती है, वो तो ज़रूरी है। ऑप्शन डी विच फैक्टर इज़ नॉट कंसर्न्ड विद ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, ऐसा कोई फैक्टर जो कि हमारे हेल्थ और सेफ्टी से कंसर्न्ड ना हो तो ये भी अनसेफ कंडीशन नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा गुड लाइट। अनसेफ कंडीशन काम करने के लिए तो सिर्फ गुड लाइट यानी कि अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी रोशनी अगर होती है तो काम करने की इच्छा नहीं होती है, जिससे कि हमारे काम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, गोल्स आर क्लासिफाइड एज। गोल्स क्या होते हैं? गोल यानी कि लक्ष्य। आप सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप ज़रा अपना 1 मिनट दे के इस बारे में सोचिए कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोल्स आर क्लासिफाइड एज, यानी कि गोल्स कैसे क्लासिफाई होते हैं, गोल्स कैसे होते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है बिग एंड स्मॉल। तो छोटे या बड़े गोल, छोटा या बड़ा लक्ष्य किसका होता है? ये तो नहीं हो सकता।
ऑप्शन बी है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, यानी कि लंबे समय का यानी 1 साल से ज़्यादा का गोल, 1 साल से ज़्यादा यानी 1 साल के बाद की आपने अगर प्लानिंग की कर रखी है कि आज से 2 साल बाद मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये प्राप्त करना है, यानी कि या फिर शॉर्ट टाइम यानी कि 1 साल से कम, यानी कि अभी कुछ समय में मुझे 4 महीने, 2 महीने, 8 महीने में मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये गोल्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है। इससे हम गोल्स को क्लासीफाई यानी कि बता सकते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है। ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट गोल। अब गोल यानी कि लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य तो इम्पॉर्टेंट ही होता है ना, ज़रूरी ही होता है, तो नॉट इम्पॉर्टेंट ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक गोल भी नहीं हो सकता। हमारे गोल को हम सबसे अच्छे से क्लासीफाई यानी कि एक्सप्लेन यानी कि बता सकते हैं कि मेरा लक्ष्य या तो लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल या 2 साल से ज़्यादा है, या फिर शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल या कुछ महीनों का है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। क्वेश्चन नंबर 19 इन एक्सेल, देख लीजिए फिर से एक्सेल का एक क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ये हमने जानबूझ के फिर से एक क्वेश्चन सेम दिया है ताकि आप लोगों का हम माइंडसेट फोकस यानी कि देख सकें कि आप कितना फोकस करके हमारे क्वेश्चंस पर पढ़ रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन हमने रिपीट किया है, यानी कि ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है। तो अब जो बंदा, जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है उसे पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्यों है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए बी सी डी आंसर क्या होगा। मैं देखूंगी कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए और क्वेश्चन नंबर 19 लिख के मेंशन कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, वरना पता ही नहीं चलता इतने सारे क्वेश्चन में से किसका आंसर आपने दिया है, सही है भी या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए सेल, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है इन एक्सेल, एक्सेल में इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। अब हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसमें इंटरसेक्शन यानी कि मिलना यानी कि जुड़ना, जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन, यानी कि यहाँ पे हमें प्लेस प्रीपोजिशन बताना है। सेंटेंस क्या है, माई हाउस इज़ डैश द 3rd फ्लोर, मेरा हाउस यानी कि मेरा घर 3rd फ्लोर पे है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक हमें एक प्रीपोजिशन बताना है जो कि अब मेरा हाउस 3rd फ्लोर पे है, यानी कि पे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑन। माई हाउस इज़ ऑन द 3rd फ्लोर, मेरा हाउस 3rd फ्लोर पे है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। अब आंसर वर्ड जब आप पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा कौन सा लेटर है जो कि वर्ड बोलते टाइम साइलेंट होता है। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर को आंसवर बोलते हैं, जो कि गलत है। आंसर होता है, आंसवर नहीं होता। और इसी बात से आपको ये चीज़ पता चलती है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। आंसर अगर हम बोल रहे हैं तो ऐसा कौन सा लेटर है आंसर बोलने में जो कि इस स्पेलिंग में तो है लेकिन बोलने में नहीं आता। तो जल्दी से बताइए, आंसर वर्ड बोलो 1-2 बार और आपको खुद ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होता है। तो ANSWER जो कि आंसर होता है, आंसवर नहीं होता। तो वर नहीं होता का मतलब होता है कि W जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये साइलेंट होता है। आंसर जब हम बोलते हैं तो आंसर, राइट, W हमारे प्रोनंसिएशन में, हमारे बोलने में नहीं आता है। तो साइलेंट लेटर इस स्पेलिंग में, इस वर्ड में क्या होगा, W, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22
विच वन इज़ अ कोऑर्डिनल नंबर। अब हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से कॉर्डिनल नंबर कौन सा है। कॉर्डिनल नंबर वो होते हैं जो कि नंबर फॉर्म में दिए हुए होते हैं और ना कि न्यूमेरिक फॉर्म में। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए नंबर फॉर्म में है और बाकी के तीन ऑप्शन वर्ड्स यानी कि न्यूमेरिक। अब ये 5th है, ये 8th है और ये 11th है। ये हमने न्यूमरिक वे में नहीं लिख रखा, ये हमने वर्ड्स फॉर्म में लिख रखे हैं। ये न्यूमरिक वे में है तो कोऑर्डिनल नंबर उसी को कहते हैं जो कि न्यूमरिक वे में होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए 10। Question 23. What is the name used for word waste? अब वेस्ट के लिए, वेस्ट वर्ड के लिए कौन सा नाम यूज़ किया जाता है? सोचिए, ज़रा दिमाग लगाइए कि वेस्ट वर्ड के लिए कौन सा नाम यूज़ किया जाता है। अब ऑप्शन ए है MUDA, मुड्डा। दैट मीन्स इसका मतलब होता है वेस्टफुलनेस। वेस्टफुलनेस यानी कि जो कि वेस्ट है। MURA का मतलब होता है, आप खुद ही सर्च कर लीजिए गूगल पे जाके, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है गूगल। आप जाए सर्च करें MUDA, MURA, MURI और MUSA। इन सब का मतलब अलग अलग है और आपको इन सब का मतलब खुद ही समझ आ जाएगा। MUDA का मतलब होता है वेस्टफुलनेस, MURA का मतलब होता है एक्सेस। एक्सेस यानी कि रेगुलर, एक्सेस यानी कि ज़्यादा, इरेगुलर जो है। MURI मतलब ओवरबर्डन, ज़्यादा। और MUSA कोई इस्लाम का वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यू बॉर्न। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है वेस्ट का क्या नाम हो सकता है। तो वेस्ट का नाम हो सकता है ऑप्शन ए यानी कि MUDA, जिसका मतलब होता है वेस्टफुलनेस यानी कि बेकार, वेस्ट की चीज़। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज़ कॉल्ड। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक रिटन डिस्क्रिप्शन यानी कि रिटन फॉर्म में, लिखित फॉर्म में जो चीज़ लिखी हुई है, कोई भी लेटर या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ जो कि लिखित में है, जिसमें लिखा हुआ है आपके काम की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इसे हम कहते हैं JD यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ होता है कि आप जिस कंपनी के लिए, जिस जॉब के लिए, जिस रोल के लिए यानी कि जिस भी काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस काम में आपको क्या क्या करना है, आपका क्या काम होगा, आपकी क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि आपका कर्तव्य उस नौकरी के प्रति क्या होगा, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या होगी। तो ये चीज़ें, ये आपकी कर्तव्य और आपकी ज़िम्मेदारी यानी कि ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि रिटन फॉर्म में, लिखित में अगर कहीं पे होती है तो उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जॉब यानी कि नौकरी और डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि पूरा हमें उस नौकरी में क्या क्या करना है और क्या क्या करना होगा वो पूरा लिखित फॉर्म में दिया हुआ हो, तो उसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हमारे वीडियो का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ़ देयर आर 125 million people in the labor force, 100 million people employed and 25 million are not? अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोज़गारी की रेट यानी कि बेरोज़गारी कितनी है, ये हमें पूछा गया है। अगर 125 मिलियन लोग हैं लेबर फोर्स में, 100 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड यानी कि रोज़गार मिल रहा है 100 मिलियन को, और 25 मिलियन जो कि नहीं मिल रहा है, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बतानी है जो कि यहाँ पे है 20%। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोज़गारी की रेट क्या है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 20%। हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी की रेट क्या है, 20% है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे सारे निमी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
लेकिन आपने ये वीडियो अभी तक एक ही बार देखी है। 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से टाइम लेके एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और याद करिए, ताकि आपको पता चलेगा क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को पढ़िए। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि ज़्यादा उत्सुक होके आंसर देने की कोशिश ना करें। आंसर कई बार गलत हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर। आप चारों आंसर्स, चारों ऑप्शंस पढ़िए और फिर क्वेश्चन फिर से देखिए और फिर देखिए कि उसका आंसर क्या हो सकता है। चारों ऑप्शन कई बार ऐसे भी होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दिए कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए, चारों में से हमको तो 2 आंसर सही लग रहे हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर चारों ऑप्शन देख के उसका जवाब दीजिए। आप इस वीडियो को बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, सारे क्वेश्चन फिर से पढ़ें, सारे आंसर्स फिर से पढ़ें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आगे हम ऐसे ही बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वीडियोस सारी ट्रेड्स के लिए लेकर आएंगे। सारे ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सब बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आंसर समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बार बार देखिएगा, सारे क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। और चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।